Hello students, in our today's lecture we will discuss classification of teaching aids. ओके आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है टीचिंग एड्स का, जो TLM की हम बात कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण, वो कैसे होता है. ठीक है, तो हम इनको क्लासिफाई करें उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कई ऑथर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग इनके टाइप्स बताए हैं. कई इनको क्लासिफाई इस तरीके से करते हैं कि ये इजी हो जाए, कहीं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, इस तरीके से ये जो सहायक सामग्रियाँ होती है इनको वो क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण उनका करते हैं. ठीक है, तो सबकी अलग अलग व्यूज़ हैं, सबकी अलग अलग थिंकिंग है. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, और इसके अलावा भी 3 फॉर्म्स और होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पे. ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, और फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. तो इस तरीके से इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. अब फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पे. तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये होते हैं ट्रेडिशनल और ऑडियो विजुअल एड्स. उसमें पहला होता है परंपरागत सामग्री, ट्रेडिशनल एड्स. तो इस कैटेगरी में आते हैं जो आपके बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, जिसको शामपट कहते हैं, बुक्स और जो पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, मैगजीन्स वगैरह जो होती है, वो इसके अंदर आती है. ठीक है, सेकंड होता है ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री. तो दृश्य श्रव्य जो सामग्री होती है, इसमें जो एडियोस्कोप होता है, जो प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड्स होती है ना, या रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर की हम बात करें, या जो चार्ट है, ग्राफ है, ग्लोब है, मॉडल्स होते हैं, है ना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑडियो भी जो सुनाई देता है वो भी, और विजुअल जो हम देख सकते हैं वो भी, सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. दैन फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तकनीकी आधार पे. तो तकनीकी आधार पे हम देखें तो ये 2 तरीके का होता है. एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, कठोर और मृदुल. तो हार्डवेयर जो होता है, इस कैटेगरी में वो सामग्रियाँ आती है जिनको बनाने और उनको यूज़ करने में टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग जो है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है. जैसे प्रोजेक्टर किस तरीके से चलेगा, तो वो एक टेक्नोलॉजी है, उससे चलता है और हमको उसको चलाना आना चाहिए. देन स्लाइड फिल्म्स होती है ना, फिर उसमें फिल्म स्ट्रिप्स होती हैं. ठीक है, तो इन सब को पढ़ाने के लिए मशीन, कंप्यूटर, इन सब की ज़रूरत होती है. फिल्म, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, ये सब इसके अंदर आते हैं हार्डवेयर में. दैन फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. तो इनमें वो चीज़ें इंक्लूड होती है जो टीचर खुद बना के और यूज़ करता है. जैसे कि कोई एक पिक्चर हो गया, चित्र हो गया, या कोई डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, है ना, मैप हो गया. ठीक है, कोई मॉडल हो गया, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सॉफ्टवेयर में. दैन फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. तो सेंस ऑर्गन की बेस पे आता है ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एड्स दोनों. तो ऑडियो हमने देखा ही था, ग्रामोफोन, वीडियो, टेप या रेडियो, है ना. और विजुअल एड्स में हमने देखा था कि चाहे चार्ट, मॉडल, है ना, फिल्म स्लाइड्स, ये सब स्ट्रिप्स वगैरह उसके अंदर इन्वॉल्व होती है. और ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो विजुअल में ऊपर वाले दोनों आते हैं, और उसके साथ साथ कोई ड्रामा किया हो, है ना, या टेलीविज़न हो, ये सब उसमें आते हैं. तो ये तो नॉर्मल है कि ये 3 होते हैं, इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है. अब हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव जो होते हैं, वो टीचिंग एड्स जो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं. तो प्रक्षेपी साधन जो होते हैं वो दृश्य साधन होते हैं, और उनमें क्या है कि उनका जो प्रोसेस होता है उसको पर्दे के ऊपर
दिखाने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। जैसे अब इसके अंदर हम देख रहे हैं फिल्म स्ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, हम साइलेंट पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, मैजिक लैंटर्न की बात कर रहे हैं, है ना, माइक्रो प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं, OHP जो इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये प्रोजेक्टेड जो होते हैं वो एड्स होते हैं। देन फिर नॉन प्रोजेक्टेड एड्स की बात कर रहे हैं हम, अप्रक्षेपी, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें विजुअल एड्स आते हैं जो मतलब जिनको हम देख सकते हैं और उनको देख के और एक्सेप्ट करके और हम चीज़ें समझ सकते हैं। जैसे इसमें चार्ट, कोई पिक्चर है, मॉडल है या मैप है ना, ग्लोब है, ब्लैक बोर्ड है, ग्राफ है, ये सारी जो चीज़ें होती है ये उसके अंदर इंक्लूड होती है। अब इसमें होता है फिर ऑडियो एड्स जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब उसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह ये सब उसके अंदर आते हैं जिनको हम देख और सुन सकते हैं। देन फिर क्रियात्मक जो साधन होते हैं, एक्टिविटी एड्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिनको करना होता है। अब ये क्या है, कुछ क्रियात्मक साधन होते हैं, एक्टिविटी एड्स। ये वो सोर्सेस होते हैं जिनमें सभी जो सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, उनका यूज़ किसके लिए किया जाता है, नॉलेज गेन करने के लिए किया जाता है। और इसमें देखने और सुनने के अलावा क्या है, हमको करके सीखने को भी मिलता है। जैसे रोल प्लेइंग, जैसे वॉकिंग इन लेबोरेटरी, म्यूज़ियम टूर्स और एग्जीबिशंस, ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें हम सिर्फ देखते और सुनते समझते नहीं हैं, हम उसके अंदर खुद भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारी ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए इसे एक्टिविटी एड्स कहते हैं क्योंकि हम इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देखे थे टीचिंग एड्स जो होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन। अब हम ये देखते हैं कि सोशल साइंस में कौन कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड। और ये ब्लैक बोर्ड जो है वो ट्रेडिशनल एड है हमारा, जो साइकोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई किया है हमने, उस अकॉर्डिंग ये है ट्रेडिशनल एड, ठीक है। पुराने टाइम में भी ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता था और आज भी ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो टीचिंग में यूज़ किए जाने की सबसे पुरानी टेक्निक है और सबसे पुराना सोर्स है। आज जो ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट्ट होता है, उसको चॉक बोर्ड कहते हैं। और ये पहले सिर्फ ब्लैक का रंग का होता था, है ना। अब क्या है कि ये अलग अलग कलर का होता है, जैसे हम ग्रीन देखते हैं, हम ब्लू देखते हैं। तो सोशल साइंस के टीचर्स जो होते हैं अब वो ये फील करने लग गए हैं कि चॉक बोर्ड उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका यूज़ जो है वो अलग अलग कंडीशंस में और अपने एक्सप्लेनेशन जो होती है उसको तैयार करने के लिए कर सकते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। अब कोई भी कंटेंट होता है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए या काम को प्रोग्रेस में देखने के लिए, लाने के लिए, रेखा जोखा करने के लिए, आकृतियाँ बनाने के लिए, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो ब्लैक बोर्ड होता है वो टीचर के बहुत ज़्यादा पास में होता है क्योंकि वो खड़ा होकर उस पर लिखता है और इसका बहुत सही ढंग से अगर यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छा सोर्स प्रूव हो सकता है, ठीक है। अब कई ऐसे टीचर्स हैं जो ये फील करते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर ठीक ढंग से लिख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है कि जो टीचर है उसके गुणों की बात की जा रही है, तो ये ज़रूरी है कि उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो उसकी राइटिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा और छोटा नहीं लिखे, सिस्टमेटिक लिखे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी। चॉक बोर्ड जो होता है, ब्लैक बोर्ड जो होता है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरणादायक, मोटिवेटिव, कि इसका अगर सही तरीके से ठीक ठीक यूज़ किया जाए तो ये बहुत ही मोटिवेटिव प्रूव होती है हमारे लिए।
क्यों? क्योंकि बच्चा देख के और सीखता है, और जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, समझाया जा रहा है, डायग्राम बनाया जा रहा है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए क्या होती है, मोटिवेशन वाली होती है। देन फिर हम बात करते हैं स्वच्छता, शुद्धता और तीव्रता का मानक, कि एक स्टैंडर्ड जो है वो ये इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड हम देखते हैं वर्तनी को समझने में सहायक, कि वर्तनी को समझने में ये बच्चों की बहुत हेल्प करता है, और कोई भी पार्ट जो होता है उसके दौरान क्या होता है, चॉकबोर्ड पे ये बनाया गया है, लिखा गया है, कोई भी पिक्चर बनाई गई है, तो कुछ भी हम डायग्राम वगैरह शो करते हैं तो बच्चों का ध्यान उस तरफ अट्रैक्ट होता है, तो है ना, अट्रैक्शन के लिए, आकर्षक बनाने के लिए। तो ये कि इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर हम ये देखते हैं कि जो लाइंस होती है उनके सहारे कोई भी हम मैप या कोई भी पिक्चर जो होती है वो बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड एक ऐसा सोर्स होता है जो क्लास में हमेशा अवेलेबल रहता है ना, तो उसकी अवेलेबिलिटी होती है ना, तात्विक बातें जो होती है उन पे ये बल देता है और उसकी अवेलेबिलिटी होती है। और इसका यूज़ करने के लिए कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता है, और कोई बहुत क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत इसको यूज़ करने के लिए नहीं हो सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। देन फिर हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ठीक है, कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल साइंस पढ़ाते समय टीचर्स जो है उनको चॉकबोर्ड जो होता है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड कहते हैं, उसका यूज़ करना आना चाहिए, और उसको यूज़ करने की क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए उसको यूज़ करने में, उनको देखना चाहिए। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि शब्द के संबंधों को स्पष्ट बनाने के लिए, कि कोई किसी भी नाम या शब्द के संबंध को स्पष्ट बनाने और महत्ता प्रदान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन फिर मुख्य निर्देशन देने के लिए, इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है उनको देने के लिए इसको किया जाता है। फिर चार्ट, रेखाकृति, ग्राफ, लाक्षणिक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, क्या करने के लिए, कुछ ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है। फिर योजना की रूपरेखा लिखने के लिए, कि कोई भी प्लान है तो उस प्लान का फॉर्मेट तैयार किया है तो उसको लिखने के लिए ये काम आता है। फिर कोई भी वस्तु होती है उसके क्रम को स्पष्ट करने के लिए, जैसे पहले कोई भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, तो फर्स्ट ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, देन उनकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सीरियल वाइज चीज़ें तैयार करवाता है। देन फिर देखते हैं नियम, भाषा आदि लिखने के लिए, कि कोई कुछ लॉ है, कुछ अप्लाई किया है ना, कुछ रूल अप्लाई किया है, लॉ अप्लाई किया है तो वो, या फिर कुछ डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन लिखी जाती है। फिर सूचना, अंकन, तिथि, ज्ञान देने और तालिका लिखने आदि के लिए। फिर किसके लिए ज़रूरत है, जो टेबल फॉर्म वगैरह तैयार की जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो उसके लिए, और फिर कंक्लूजन देने के लिए, सारांश के लिए। ओके, तो ये क्या है, ये यूज़ वाली बातें। देन फिर अब हम ये ध्यान रखते हैं कि ब्लैक बोर्ड जो है इसको यूज़ करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें कौन कौन सी होती, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। तो सोशल साइंस पढ़ाते हुए टीचर को ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हुए कुछ ऐसी बातें हैं इम्पॉर्टेंट जिनको ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कौन सी है, कि क्लास का काम स्टार्ट करने से पहले ब्लैक बोर्ड की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कलेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब ब्लैक बोर्ड को साफ़ करने के लिए जो डस्टर होता है उसको, फिर चौक चाहिए तो चौक, कुछ स्केल वगैरह चाहिए, स्टेंसिल चाहिए, या दूसरी अदर जो यूटिलिटी होती है वो सब। देन फिर जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको साफ़ करने के लिए डस्टर या कोई कपड़ा होना चाहिए, उसको अपने फिंगर्स वगैरह से, अपने हाथ से साफ़ नहीं करना चाहिए। फिर ब्लैक बोर्ड जो है उस पर ऊपर से जो दायां कोना होता है उससे लिखना स्टार्ट करना चाहिए।
बाएं कोने से लिखना स्टार्ट करना चाहिए। जो ब्लैक बोर्ड है उस पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें ही लिखनी चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे बहुत एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है। देन फिर हम बात करते हैं कि पहले से ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना क्या है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर कभी भी कोई भी मैप होता है ना, तो पहले से ही ब्लैक बोर्ड बना के नहीं रखना चाहिए। कोई भी बुक जो होती है उसको क्या करना चाहिए कि शामपट पे उसको बना के नहीं रखना चाहिए। कोई भी बुक का यूज़ वगैरह इसमें लिया जा सकता है। देन फिर हम बात करते हैं कि जो ब्लैक बोर्ड है उस पर जो कोई भी डायग्राम बनाया है तो उसका ध्यान बच्चों का, है ना, बच्चों का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉइंटर जो होता है उसको हमको यूज़ करना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड की जो कंडीशन है ऐसे स्थान पे होनी चाहिए, ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ से सभी स्टूडेंट्स जो है उनको इजीली वो दिखाई दे। उस पे जो फॉक्स वगैरह है लाइट का वो भी नहीं आना चाहिए, और बच्चों को लिए ना तो वो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना बहुत नीचा वो होना चाहिए। उसकी साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। देन फिर कि ब्लैक बोर्ड पे बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखनी चाहिए, और इसके अलावा ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा जाए वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स सीक्वेंस पे लिखने की स्टूडेंट्स की भी हैबिट हो जाए। अब जो ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनकी साइज़ ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो क्या हो, आराम से दिख जाए। ना बहुत बड़ा लिखना चाहिए ना बहुत छोटा लिखना चाहिए, तो उनको ईजीली दिखाई दे जाएगा। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स नहीं लिखने चाहिए, और बिल्कुल सिस्टमेटिक सीधी लाइंस में उनको क्रिएट करना चाहिए, लिखना चाहिए। टीचर्स को लिखते टाइम पे ब्लैक बोर्ड को कवर नहीं करना चाहिए, उसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि वो लिखता जा रहा है और बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। फिर और वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है, बच्चों को दिखेगा नहीं, बच्चे डिस्टर्बेंस लाएंगे क्लास के अंदर, क्रिएट करेंगे, और ये अपॉर्चुनिटी उनको और मिलती जाएगी। फिर टीचर्स जो हैं, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टीचर्स जो हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद में उनको एक साइड में खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको नोट डाउन कर सके। और उनको टीचर्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद में क्लास में राउंड लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके से सामने से उसका व्यू दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड पे सब क्लियर दिख रहा है कि नहीं। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहना चाहिए, और उनको जो लिखी हुई बातें हैं उनको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ऐसा प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए। फिर टीचर्स को जो ब्लैक बोर्ड है उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके उनके साथ साथ बोलते जाना चाहिए, वो लिखते जाएं और बोलते भी जाएं, ताकि बच्चों को सुनाई भी दे, दिखने के साथ साथ उनको सुनाई भी दे क्लियर। टीचर्स को ब्लैक बोर्ड जो है उस पर लिखते टाइम पे कभी भी जो स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लिखता ही जाए, कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी उनको भी ध्यान रखना चाहिए। टीचर्स थोड़ा बोर्ड पे लिखे और थोड़ा स्टूडेंट्स का ध्यान भी रखे। और हम ये देखते हैं कि हर साल कम से कम जो ब्लैक बोर्ड है उसको एक बार क्लीन करना चाहिए और उसकी रिपेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए। तो हम कंक्लूजन रूप में ये कह सकते हैं, है ना, कि जो ब्लैक बोर्ड है वो सोशल साइंस जो टीचिंग हम कराते हैं उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये एक ऐसा सोर्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है सोशल साइंस पढ़ाने में। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने जो TLM है उनका क्लासिफिकेशन देखा, और उसके अंदर जो ट्रेडिशनल एड्स हैं उसमें हमने फर्स्ट देखा है कि ब्लैक बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड की इम्पोर्टेंस क्या है, उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, और उसको
यूज़ करते समय कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम केयरफुल रहें तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लैक बोर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे की जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, और ऑडियो एड्स किस तरीके से कौन कौन से होते हैं, विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।